चलिए यहाँ पे देखिए आपके मॉक टेस्ट यूनिट 5 का प्रश्न क्रमांक 29। ये इसका सेकंड पार्ट इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेटा था इसमें, काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी पड़ी लास्ट लेक्चर के अंदर, इसी वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टिमुलस जनरलाइजेशन। आपको दो चीज़ें मालूम है, सामान्यीकरण और उसका विभेदन। यहाँ पे आपसे सवाल पूछ रहा है, इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए एंड सी। लर्निंग टू रिस्पॉन्ड टू वन स्टिमुलस बट नॉट टू अदर स्टिमुली, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। और जनरलाइजेशन कब होता है हमारा? जब स्टिमुली सिमिलर टू वन यूज ड्यूरिंग कंडीशनिंग ऑल्सो एलिसिट द कंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पे आप इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखें। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, सी वाला स्टिमुली डिफरेंट टू वन यूज्ड। डी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं होगा। क्या क्या होगा? एक उद्दीपन की अनुक्रिया के लिए अधिगम परंतु अन्य समान उद्दीपन के लिए नहीं। वो क्या होगा? वो होगा डिस्क्रिमिनेशन। मान लीजिए जैसे आपको लेक्चर के अंदर बताया था कि जो घंटी बज रही है, घंटी के लिए तो क्या करेगा? वो सलाइवा सिक्रीट करेगा, लेकिन घंटी के समान ही अगर वहाँ पे क्या होता है, उनके फ़ोन की रिंग बजती है, जैसे बजती है ट्रिंग ट्रिंग, वैसे पे क्या नहीं करेगा? वो उसको विभेदन कर देगा उसका। ठीक है, समान उद्दीपन है फिर भी क्या कर देगा? उसका विभेदन कर देगा। एंड देन ऑप्शन नंबर सी, अनुकूलन के दौरान और अनुकूलित अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उद्दीपन समानता। क्या ही बकवास लिखा है हिंदी में यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है, ए एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे सही होता है। क्योंकि सामान्यकरण कब होता है? देखिए, स्टिमुली सिमिलर टू द वन यूज्ड ड्यूरिंग कंडीशनिंग। अनुकूलन के दौरान, कंडीशनिंग के दौरान जिस स्टिमुलस का हमने इस्तेमाल किया, ठीक है, उसी के जैसी अगर कोई दूसरा उद्दीपक है तो क्या करेगा? फिर से वो कंडीशन रिस्पॉन्स यहाँ पे स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, जैसे आपको बताया था रिसर्च के अंदर हम जनरलाइज कम करते हैं, जनरलाइज्ड वैलिडिटी कम मिलती है हमको, जनरलाइज नहीं, एक्सटर्नल वैलिडिटी कम मिलती है जब उसको क्या करते हैं? हम उसको जनरलाइज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होता है। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। ये सवाल है, इसका कोई मतलब नहीं है आज की तारीख में इसका। ठीक है, तो इस सवाल को आप स्किप कर सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे ये बोल रहे हैं, इन ऑपरेंट कंडीशनिंग द रेट प्रेसेस द बार स्पॉन्टेनियसली। समझ लीजिए 28 क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है? ड्रॉप कर दिया गया है। ठीक है, ओके। असर्शन दिया है, रीजन दिया हुआ है। शेपिंग इज अ प्रोसीजर इन विच रिवॉर्ड्स ग्रेजुअली गाइड एन एनिमल्स बिहेवियर टुवर्ड्स द डिजायर्ड गोल। ठीक है, नैमित्तिक अनुबंधन में चूहा छड़ को स्वतः स्फूर्त दबाता है। अनुरूपण एक प्रक्रम है, शेपिंग जो है अनुरूपण एक प्रक्रम है, एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, जिसमें पुरस्कार धीरे धीरे पशु के व्यवहार को उचित लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। आर वाला जो है ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे आर वाला जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, और ए को देखते हैं, ए को पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। नैमित्तिक अनुबंधन में चूहा छड़ को स्वतः स्फूर्त दबाता है। अगर हम वहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग कर रहे हैं तो वो जो चूहा है वो स्पॉन्टेनियसली, जिसका मतलब होता है बिना किसी विचार के, मतलब चूहा तो विचार कर नहीं सकता, मतलब अनप्लान्ड जिसे हम कह सकते हैं, बिना किसी प्लानिंग के, है ना, स्पॉन्टेनियस एक्शन जिसे हम कहते हैं कि हमने सोचा भी नहीं था लेकिन एकदम से हमको जो हुआ, आंधी आई तो हमको छाता लेके अपने घर से भागना पड़ा। बैटरी क्यों लो हो गई है? ठीक है, तो वो होता है स्पॉन्टेनियस। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर क्या होता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग से जो चूहा है वो जाता है उसको दबाने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है कि जैसे ही हम लीवर को दबाएंगे हमको क्या मिलेगा? वहाँ पे हमको खाना खाने के लिए मिलेगा, यानी कि रीइंफोर्समेंट मिलेगा। थोड़ा सा प्रश्न जो ये है, जब सेट किया गया था इसको थोड़ा सा अच्छे से सेट नहीं किया है। ठीक है, इसलिए ये जो सवाल है ये एनटीए की मर्जी से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा। लेकिन इन ऑपरेंट कंडीशनिंग उनको ये बताना चाहिए था कि कंडीशनिंग है पहले या नहीं है। ठीक है, कुछ सवाल इस प्रकार से सेट करना चाहिए था कि ये क्लियर हो कि ये ऑपरेंट कंडीशनिंग की स्टार्ट की बात हो रही है या फिर एंड की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? आंसर है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आर बिल्कुल सही है। शेपिंग से क्या कर सकते हैं हम? शेपिंग इज अ प्रोसीजर इन विच रिवॉर्ड्स ग्रेजुअली गाइड एन एनिमल्स बिहेवियर टुवर्ड्स अ डिजायर्ड गोल। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको कुछ करना है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे एक फूड देंगे, यहाँ पे फूड देंगे, यहाँ पे फूड देंगे, यहाँ पे फूड देंगे, तो आपका जो डॉग है, जो पपी है, जो कुत्ता है, बिल्ली, जो भी आपका, वो इस तरह आते आते क्या करेगा? यहाँ पे आना सीख जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं? वहाँ पे शेपिंग करते हैं, वहाँ पे हम अनुरूपण करते हैं। ठीक है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें तो चूहा जो है अचानक से पहली बार दबाता है वो। ठीक है, जो चूहा है, ध्यान रखिएगा, जो चूहा था वहाँ पे जब फर्स्ट टाइम उसको डाला जाता है कंडीशनिंग के पहले, तब वहाँ पे क्या होता है? वो अचानक से दबा देता है, तब स्पॉन्टेनियसली उसको दबा देता है। पहले उसको मालूम नहीं होता कि मुझे अंदर भेजते ही यहाँ पे दबाना है। ठीक है, करते 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 क्या होता है? जब उसको
रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो जाता है, रीइंफोर्समेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये तो इसकी बिल्कुल लिंक की बात कर ही नहीं रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। यहाँ पर देखिए अगला सवाल प्रश्न क्रमांक 26, कौन कहता है कि रिपीट नहीं होता। इसी वीडियो में आपने 3 बार एक ही सवाल रिपीट होते हुए देख लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिट इनटू डिक्लेरेटिव मेमोरीज, डिक्लेरेटिव मेमोरी की बात हो रही है। उद्घोषणात्मक स्मृति के संदर्भ में सही होता है, सिमेंटिक होता है, एपिसोडिक होता है, ऑटोबायोग्राफिकल भी देख लिया है हमने, और इस बार कौन सा देखा हमने, फॉल्स मेमोरी नहीं, कौन सा था एक और, फ्लैश बल्ब है ना, फ्लैश बल्ब भी हमने देख लिया है। ये सब किसके अंदर आता है, आपके डिक्लेरेटिव के अंदर आता है। हो सकता है आपसे भविष्य में ऑटोबायोग्राफिकल पूछ ले। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 25, अगेन सेम सवाल रिपीट होता है। सपोज मैरी वॉन्ट्स टू नो इफ शी कैन लर्न स्पेनिश बाय प्लेइंग सम लैंग्वेज टेप्स वाइल शी स्लीप्स। हर क्वेश्चन कंसर्न्स द जनरल टॉपिक ऑफ डैश एंड अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट द आंसर शुड मोस्ट लाइकली बी। मान लीजिए मैरी भाषा टेप से सुनकर स्पेनिश भाषा नींद के दौरान सीखना चाहती है। उसकी यह समस्या किस शीर्षक से संबंधित है तथा इसका संबंधित उत्तर क्या होगा। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे सिग्नल डिटेक्शन की बात नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि सिग्नल डिटेक्शन के अंदर क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी भी होनी चाहिए उस स्टिमुलस की, एंड जो ऑर्गेनिज्म है उसकी इच्छा भी होनी चाहिए उसको सुनने की, ठीक है। सोते वक्त कौन चाहेगा कि हम सीखें, ठीक है। आप खुद ही बताइए कि अगर आप सो रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए आपको साइकोलॉजी की कुछ चीज़ें आपको याद करनी है, आपने हमारे वीडियोस लगा के बजाना स्टार्ट कर दिए, क्या आपको याद होंगी चीज़ें, नहीं होंगी। कब याद होंगी चीज़ें, जब आप क्या करेंगे, जब आप वीडियो को देख रहे हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म की जो है इच्छा है, तब सीखेंगे उससे वो, है ना, और सिग्नल डिटेक्शन वहाँ पे होगा, ठीक है। एंड इंटेंसिटी भी है, वीडियो भी आप देख रहे हैं, आवाज़ वगैरह जा रही है, ठीक है, लाउड है सब चीज़ें, तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्नल डिटेक्ट यहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं उपदेहलीय प्रत्यक्षीकरण की, उपदेहलीय प्रत्यक्षीकरण की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पे साइको प्रोफेसर यूट्यूब, ये क्या है, ये आपका उपदेहलीय प्रत्यक्षण है, यानी कि सबलिमिनल परसेप्शन की बात हो रही है। आपकी कॉन्शियस अटेंशन के नीचे, कॉन्शियस आप बिल्कुल नहीं है उस वक्त, सोते वक्त आप कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसके नीचे का थ्रेशोल्ड है चल रहा है वहाँ पे, तो क्या आएगा उत्तर यहाँ पे आपका सबलिमिनल परसेप्शन, एंड आंसर भी क्या होगा वहाँ पे, नो होगा, ठीक है। आप नहीं सीख सकते सोते वक्त, आप कुछ भी बजा लीजिए, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत, हाँ साइंस तरक्की कर रहा है, थोड़ा बहुत आप सीख सकते हैं आज की भाषा में, लेकिन जब ये पेपर सेट किया होगा तब तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, 8-10 साल पहले की बात है, ठीक है, तब इसको बिल्कुल भी नहीं मान सकते थे हम, ठीक है। अब लेकिन इसका मे भी हो सकता है, लेकिन आंसर आप यहाँ पे इसको थर्ड मान के चलिए, सबलिमिनल परसेप्शन। ज़्यादातर नहीं होगा, कुछ जो अच्छे लोग होंगे, एडवांस लोग होंगे, उनके साथ ये चीज़ें हो सकती है। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 24, अगर आपका पहले गलत हुआ था तो अब शायद आपका सही हो जाएगा उत्तर ये वीडियोस करने के बाद, ठीक है। देखिए किस प्रकार से जादू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, निम्नलिखित में से कौन नैमित्तिक अनुबंधन का अनुप्रयोग है। क्या एवर्सिव कंडीशनिंग करते हैं हम नैमित्तिक अनुबंधन में, क्या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करते हैं, नहीं। क्या एवर्सिव कंडीशनिंग करते हैं, नहीं। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, नहीं। अरे यहाँ जरा ध्यान दीजिए, ये 2 शब्दों पे ध्यान दीजिए। विकर्षणात्मक अनुबंधन, व्यवस्थित निसंवेदीकरण 2022 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया, किससे संबंध था इनका, क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंध था। थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे आप तो बन जाएगा। क्या होगा इसका उत्तर, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, व्यवहार परिमार्जन। आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा, ठीक है, करेले की सब्जी नहीं खा रहा है वो, तो आप क्या करेंगे कि आप क्या बोलेंगे उसको कि खा लीजिए, उसके बाद आपको हम जो है पिक्चर दिखाने ले जाएंगे सिंघम 3 और फिर जो भी है इस तरह की बातें, ठीक है। तो आप क्या करना चाहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू क्या करेंगे, आप उसको बिहेवियर मॉडिफाई करेंगे। एवर्सिव कंडीशन में क्या होता है, ये होती है आपकी विरुचि चिकित्सा, ऊपर प्रश्न मिलेगा आपको, वहाँ एक्सप्लेन कर देंगे, और ये होता है आपका सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। ये देखिए अगला सवाल प्रश्न क्रमांक 23, मेमोरीज ऑफ आई विटनेस, आई विटनेस यानी चश्मदीद गवाह। हाँ जज साहब, मैं ये देखा था कि इसी ने कत्ल किया था। एज मैनी फैक्टर्स कैन डिस्टॉर्ट देयर मेमोरीज, पोस्ट इवेंट इन्फॉर्मेशन कैन इंटरफेयर विद देयर मेमोरीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी इसको बताया गया था, बोथ ए एंड आर ट्रू यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, चश्मदीद गवाह की स्मृतियाँ, आई विटनेस मेमोरी दुर्बल होती है, कमज़ोर होती है, इसलिए जो है गवाहों को हमेशा सत्य नहीं मानते हैं, उसके साथ क्या मानते हैं वहाँ पे, आपके जो सबूत वगैरह है वो होना चाहिए कोर्ट के अंदर, क्योंकि कई कारक उनकी स्मृतियों को विकृत कर सकते हैं। और आज के देश दुनिया में मीडिया जो है बहुत ज़्यादा हाईफाई हो चुकी है, इसकी वजह से भी जो होता है उटपटांग गवाही लोग दे देते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ घटना उत्तरोत्तर सूचना उनकी स्मृतियों के साथ बड़ी सीमा तक अवरोध उत्पन्न कर सकती है।
ठीक है। तो मान लीजिए वहाँ पे जो 2008 में एक केस हुआ था, आप लोग को मालूम होगा 2008 में केस हुआ था आरुषि और हेमराज हत्याकांड, वो जो हुआ था उसमें जो चश्मदीद गवाह थे वहाँ के, मीडिया ने बाद में इतना दिखाया कि उनके माँ बाप को ही कातिल बोल दिया, ठीक है, इस तरह की बातें, तो उनकी गवाही पे भी जो होता है असर पड़ता है। बस आपको एग्जांपल है, इसको बिल्कुल भी सीरियसली ना ले, एग्जांपल बताने के लिए आपको बताया है। ये जो होती है कमज़ोर होती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होता है। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, प्रश्न नंबर 22 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही आपने बंडूरा देखा आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, मॉडलिंग। आर के साथ क्या मैच करते हैं आप, 2 मैच करते हैं, आप पहुँच चुके हैं अपने उत्तर तक, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। डिमेंशिया प्रेकॉक्स क्रैपलिन बात करते हैं, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन वोल्पे बात करते हैं, मॉडलिंग की बंडूरा बात करते हैं और स्किज़ोफ्रेनिया की ब्लोलर बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। ये देखिए, अ बेल वॉज साउंडेड, पावलो ने एक घंटी बजाई और 2 मिनट के बाद कुत्ते के सामने मांस चूर्ण की एक प्लेट प्रस्तुत की गई। हम इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, हम इस व्यवस्था को कहते हैं ट्रेस कंडीशनिंग। ट्रेस कंडीशनिंग इसे हम कहते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग भूले ना। आप लोग के लिए निमोनिक बताया था, क्या है वो, DTSB। DTSB सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है हमारी, सबसे मजबूत हमारी होती है डिले कंडीशनिंग, है ना। डिले भी कौन सा, शॉर्ट डिले। ऐसा नहीं कि आप आज आपने घंटी बजाई और 5 मिनट बाद या फिर कई सालों बाद जो भोजन देंगे कुत्ते को, वैसा नहीं है। फिर आता है आपका ट्रेस, फिर आता है आपका कौन सा, आपका आता है फिर सहकालिक, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, DTSB, ठीक है। और ये आता है कौन सा, आपका बी, यानी कि बैकवर्ड, आपका पश्चिगामी सबसे कमज़ोर होती है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सवाल आएगी तो क्या मार्क करेंगे आप, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आएगी तो आप मार्क करेंगे डिले, सबसे कमज़ोर आएगी तो क्या मार्क करेंगे आप मार्क करेंगे वहाँ पे बैकवर्ड, ठीक है। डिले के बाद कौन सी आती है, ट्रेस आती है, और ट्रेस के बाद कौन सी आती है आपकी, साइमल्टेनियसली आती है। अब वहाँ पे देख लीजिएगा परीक्षा के अंदर अगर लॉन्ग डिले या फिर शॉर्ट डिले लिखा है तो शॉर्ट वाला पहले आएगा, इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। तो अगर ऊपर आपका प्रश्न गलत हुआ था तो अभी फिर से सही हो जाएगा वो, इस नॉलेज के आधार पे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होता है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ट्रेस कंडीशनिंग, यानी कि अवशेष अनुबंधन यहाँ पे होता है, ठीक है। थोड़ा सा बता देते हैं आपको, और डिले के अंदर क्या होता है ये देखिए, आप इसे बता दिया लेक्चर के अंदर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। यहाँ पे जो प्रश्न था इसको थोड़ा सा घुमा दिया है, यहाँ पे नहीं पूछ लिया गया है किसी के द्वारा, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा आपका, अगर ये नहीं होता तो उत्तर क्या था हमारा, एक्सपेंड द कैपेसिटी ऑफ अवर STM। चंकिंग की प्रक्रिया निम्न में से किसकी अनुमति प्रदान करती है। हम क्या करते हैं, STM में शॉर्ट टर्म में इसको हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या नहीं करता है चंकिंग, एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी की बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और बी को देखें, ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन इनटू LTM। हम LTM में नहीं भेजते हैं, हम भेज भी सकते हैं, बड़ा ही पेचीदा विषय है ये। और एक्सपेंड द कैपेसिटी ऑफ और LTM, ये तो बिल्कुल नहीं करते हम, कैपेसिटी LTM के नहीं बढ़ा सकते हम, ठीक है। एक्सपेंड द कैपेसिटी ऑफ और LTM, ये बिल्कुल गलत है, तो ए और डी इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन इनटू LTM नहीं कर सकते हैं, हाँ, अपने अपने सब्जेक्टिव बात है ये वाली, लेकिन कैपेसिटी ऑफ LTM कैसे बढ़ा सकते हैं आप, ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ए और डी बोथ, ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। मोस्ट सुटेबल आपका यही है, तो अगर आपने ए भी मार्क किया है तो 2 नंबर दे दीजिएगा, सही बात है, लेकिन इसका भी ध्यान रखें, आप प्रश्न को पढ़ें अच्छे से। हमारी LTM की क्षमता को बढ़ाना, चंकिंग आपके STM की अगर बढ़ा रही है, ठीक है, आपको मालूम है चंकिंग क्या करती है, STM की कैपेसिटी बढ़ाती है, तो LTM की कैसे बढ़ा सकती है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, प्रश्न क्रमांक 19 के ऊपर। तो आंसर होगा इसका ए एंड डी, बिल्कुल करेक्ट। ए भी मार्क किया है तो ठीक है, 50 मार्क्स मिल जाएंगे, 50%, बट गलत ही है। ये देखिए अगला सवाल, व्हेन यू नो सम ऑफ द फैक्ट्स एंड डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर और मेंशन दोज फ्रॉम टाइम, इट विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड फ्रॉम ब्रेन। अभी आपने क्या याद किया, अभी आपने याद किया DTSB। DTSB क्या है, कंडीशनिंग स्ट्रॉन्गेस्ट टू लोवेस्ट है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। अब मान के चलिए आपने जो है इसको कभी याद नहीं किया, आपका एग्जाम का दिन आ गया, एग्जाम के दिन आपसे यही पूछा जा रहा है कि कंडीशनिंग किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग टू लो जमाइए। अब वहाँ जो है आपके तोते परखच्चे जो भी हैं उड़ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि डीके फेडिंग थ्योरी की वजह से हो रहा है, ठीक है। आपने जो आज अपने स्मृति में DTSB बिठाया था उसका जो है आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, तो क्या हो गया वहाँ पे, डीके हो गया, ठीक है। व्हेन यू नो सम ऑफ द फैक्ट्स DTSB एंड डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर और मेंशन दोज फ्रॉम टाइम, इट विल, है ना, हर सुबह उठ के DTSB बोलना है, हर शाम को DTSB बोलना है, ठीक है। एक समय बाद हो जाएगा आपके LTM में, अच्छा खासा स्टोर हो जाएगा ये, ठीक है। विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड फ्रॉम ब्रेन, अगर आप
कोशिश करिए इसको कभी नहीं बोलने का। आप जो है एग्जाम के दिन सवाल -2 करके आ जाएंगे अपने स्वयं से। किसका एग्जाम्पल है ये? आपके डीके फीडिंग थ्योरी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 फिर से देखिए, सबलिमिनल परसेप्शन टेक्स प्लेस व्हेन स्टिमुली इज प्रेजेंटेड एट बिलो द थ्रेशोल्ड, है ना। थ्रेशोल्ड के नीचे जब होगा प्रेजेंटेशन तो क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे सबलिमिनल परसेप्शन, उपदेलीय प्रत्यक्षण। ठीक है, जिस प्रकार से ये पीछे चल रहा है ना। आपका ध्यान नहीं है लेकिन फिर भी आपको जब भी PDF देखेंगे आपको ये चीज़ याद आती जाएगी। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 17 क्या बोल रहे हैं? इन टाइप R कंडीशनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग इज शोन बाय, वेयर इज इन टाइप S कंडीशनिंग। टाइप R अनुबंधन में अनुबंधन की ताकत खालिस्तान के द्वारा प्रदर्शित होती है, जबकि टाइप S अनुबंधन में अनुबंधन की शक्ति के द्वारा प्रदर्शित होती है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर C, रिस्पॉन्स रेट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया की दर, अनुबंधित प्रतिक्रिया के विस्तार। टाइप R कंडीशनिंग से मतलब क्या होता है? आपकी रिस्पॉन्स का होता है, और S से क्या होता है? आपके स्टिमुलस से होता है। ठीक है, तो R जो है रिस्पॉन्स वाली, उसमें हम क्या चाहते हैं? कंडीशनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग, मतलब हमारा जो अनुबंधन की ताकत है किसके द्वारा? प्रतिक्रिया की दर के द्वारा। यानी चूहा को जैसे ही हमने जो है जाली के अंदर भेजा, कितने जल्दी उसकी प्रतिक्रिया हुई, है ना। प्रतिक्रिया की दर, कितने जल्दी उसने जाके वो जो है बेल नहीं कि वो जो क्या दबाता है, लीवर, वो लीवर कितने जल्दी दबाया, वो हमको बताएगा कि हमारी जो टाइप R कंडीशनिंग है रिस्पॉन्स वाली, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग जो है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। उसी प्रकार से टाइप S कंडीशनिंग कौन सी होगी? आपकी स्टिमुलस वाली। ठीक है, यहाँ पे उसका मतलब किससे है? अनुबंधित प्रतिक्रिया का विस्तार। मैग्नीट्यूड से मतलब है यहाँ पे आपका जो कंडीशन रिस्पॉन्स है सलाइवा का, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। अब देखिए अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 16, साइकोलॉजिस्ट डिफाइन, बड़ा ही आसान सवाल था, एज अ लॉन्ग लास्टिंग चेंज इन बिहेवियर इंड्यूस्ड बाय एक्सपीरियंस। लर्निंग की अगर आपको डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? NCERT में। NCERT से सवाल नहीं आता बोलते हैं। ठीक है, यहाँ आंसर क्या है आपका? लर्निंग, अधिगम। मनोवैज्ञानिकों ने अनुभव द्वारा व्यवहार में आए चिरकालिक परिवर्तन को, लॉन्ग लास्टिंग, जब तक आप ICU में नहीं जाते या किसी आप कहीं पे और नहीं जाते तब तक ये क्या रहेगा? आपके बिहेवियर में रहेगा। कैसे रहेगा? ये अधिगम से रहेगा। ठीक है, एजुकेशन तो कोई बात ही नहीं है, एजुकेशन तो जब आप पढ़ेंगे तब की बात है। मैचुरेशन भी नहीं है और क्रिएटिविटी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 की बात करें, द मीन कैन बी मिसलीडिंग इफ अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज़। अब यहाँ पे इसको देखते हैं बाद में, इस सवाल पे बाद में आते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए अगेन वही आसान सा सवाल है, आपको सिर्फ मैच करना था। यहाँ पे प्रीमैक प्रिंसिपल क्या होता है? बताया था आपको। प्राइमैक प्रिंसिपल क्या होता है? मोर प्रेफर एक्टिविटी कंजर्व एज अ रीइंफोर्सर फॉर अ लेस प्रीफर एक्टिविटी, है ना। जो अभी नीचे आपने एक और सॉल्व किया कि जो बच्चा सब्जी नहीं खा रहा था तो बोलती है गुलाब जामुन आपको खाने को बाद में देंगे। ठीक है, तो P के साथ आपका जाएगा 4। ठीक है, तो अगर P के साथ ने 4 मैच किया तो आपका उत्तर सही है, अदरवाइज आपका उत्तर गलत है। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। यहाँ पे ये प्रश्न क्रमांक 13, आप सभी को मालूम है, लेक्चर किया है अच्छे से आपने। मल्टी स्टोर मॉडल की बात हो रही है, एटकिंसन, शिफ्रिन, न्यूरल नेटवर्क मॉडल, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग, क्रैक एंड लॉकहार्ट। ठीक है, कौन से लेवल पे हम प्रोसेस कर रहे हैं? डी प्रोसेस कर रहे हैं। R के साथ 1 जाएगा, आपका आंसर आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होता है। अब चलते हैं यहाँ पे Q के साथ आपका मैक्लीलैंड एंड रूमल हार्ट दिया के रखा है इन्होंने। अगेन देखिए वही, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर रिश्ता वही, सोच नहीं। डैश रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, लगा देने से क्या फर्क पड़ जाएगा? टू परसीव अ स्टिमुलस प्रेजेंटेड एट एन इंटेंसिटी दैट इज बिलो थ्रेशोल्ड। बिलो थ्रेशोल्ड बोला है, मतलब क्या आ जाएगा? सबलिमिनल परसेप्शन। बात खत्म। सूक्ष्म अवधारणा, देखिए उपदेहलीय प्रत्यक्षण से कहाँ पे आ गए हम? सूक्ष्म अवधारणा पे आ गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगला यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 11, इसका आंसर है आपका ए, परसेप्चुअल लर्निंग। व्हेन परसेप्शन चेंज विद प्रैक्टिस दिस फिनोमेना इज कॉल्ड परसेप्चुअल लर्निंग। अब चलते हैं 10 नंबर के सवाल के ऊपर, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, देखिए ट्रीसमैन दिया है, जॉनस्टन एंड हाइस दिया है, चेरी दिया है और आपका डॉइच एंड डॉइच दिया है। यहाँ पे अर्ली सिलेक्शन की बात कौन करती हैं? अर्ली सिलेक्शन की बात करते हैं चेरी। सबसे पहले उन्होंने बताया था पॉप के बारे में, चेरी। ठीक है, तो ए के साथ क्या जाएगा आपका? ए के साथ आपका 2। देन अटेन्यूएशन की बात कौन करते हैं? आपके शीनन की बात कौन करती हैं? आपकी ट्रीसमैन बात करती हैं। ठीक है, उनके पति किसकी बात करते हैं? कैपेसिटी मॉडल की बात करते हैं, डेनियल कानमैन। ठीक है, उनका तलाक हो चुका है अब। और फिर मल्टी मॉडल की बात कौन करते हैं? आपके मल्टी मॉडल की बात करते हैं आपके जॉनस्टन एंड हाइंस, लेक्चर में बताया हुआ है। एंड देन आपका लेट सिलेक्शन कौन लेके आए हैं? डॉइच एंड डॉइच लेके आए हैं। सभी को कवर किया है हमने लेक्चर के अंदर में। ठीक है, तो कोई सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। सभी लोगों ने सही किया होगा इसको।
यहाँ पे देखिए जीवनावधि के अंतर्गत विचारों में परिवर्तन विकासात्मक में जाएगा, व्यक्तित्व और व्यक्ति के प्रच्छन्न प्रेरक 2 के साथ जाएगा, ए के साथ 3, बी के साथ 2। ठीक है, ब्रेन फंक्शन एज अ मीडिएटिंग बिहेवियर, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, थॉट ऑफ अ पर्सन गिवन सिचुएशन, आपका जाएगा ये कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट होता है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपको निमोनिक बताया था, बड़े ही अच्छे से याद करना है उसको। वो सवाल आ गया आपका एमिड, AMIT, अमिड की बात हो रही है, अटेंशन, मेमोरी, इमिटेशन, डिज़ायर। ठीक है, वो डोसा वाला लेक्चर याद है आपको, जो डोसा खाना सिखाया था आपको, कैसे डोसा खाना है, वहाँ की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 7 की बात करते हैं। द प्रोसेस बाय विच वी ट्रांसलेट सेंसरी इन्फॉर्मेशन, आँख, कान, नाक, मुंह, इनटू अ मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन दैट वी प्रोसेस इज नोन एज, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभूत संवेदी सूचना को सार्थक प्रस्तुति के रूप में संसाधित करते हैं। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका यहाँ पे सिमेंटिक एनकोडिंग। ठीक है, सिमेंटिक एनकोडिंग की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि मीनिंग आ गया ना, मीनिंग जैसे ही आ गया वहाँ क्या आ गया आपका शब्दार्थ विषयक आ जाएगा, सिमेंटिक आ जाएगा। जैसे ही हमने किसकी बात कर ली, यहाँ पे हमने संवेदी सूचना को सार्थक की बात कर ली, या मीनिंगफुल की हमने बात कर ली, मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन को। ठीक है, तो किसके अंदर आएगा आपका सिमेंटिक एनकोडिंग के अंदर आएगा, शब्दार्थ विषयक कूट संकेतन के अंतर्गत ये आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 आपका गेस्टाल्ट से है। इस बार गेस्टाल्ट थेरेपी पे आया था, तो थेरेपी इस बार कराएंगे काफ़ी अच्छे से, ऊपर नीचे खींच तान के सब कराएंगे आपको थेरेपी के अंदर, ताकि कोई सवाल बचे ना। विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द गेस्टाल्ट प्रिंसिपल, कौन सा नहीं है? कॉमन फेट का है, कंटिन्यूटी का है, क्लोजर का है, कंटिजेंसी कुछ नहीं होता है। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 की बात हो रही है। आहा फिनोमिना, वो जो बंदर था अंदर बैठा हुआ था, कोलर्स की कौन सी थ्योरी है? इनसाइट थ्योरी। अंतर्दृष्टि अधिगम की जब बात करते हैं हम तब इसके अंदर, ठीक है, कोलर्स की इनसाइट थ्योरी। अब चलते हैं हम यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 की बात करते हैं। 4 में, एक सड़क दुर्घटना में मस्तिष्क में आघात होने के बाद व्यक्ति को केवल यह स्मृति में रहता है कि इसके अलावा उसे कुछ नहीं याद रहता, निम्न में से वह किससे पीड़ित है? यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? रेट्रोग्रेड एमनीसिया। ठीक है, जब भी याद रखिएगा चोट लगी आपको, चोट लगने के पहले जो भी हुआ उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा, उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे हम रेट्रोग्रेड एमनीसिया। इसका आप ध्यान रखें। और उसके बाद का, चोट के बाद का अगर भूलेगा तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम कहेंगे एंटेरोग्रेड एमनीसिया। ठीक है, ओके, सॉरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक के लिए डिमेंशिया लिख दिया, डिमेंशिया होना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर बता रहे थे, अगेन सेम सवाल, कंडीशन एंड अनकंडीशनल स्टिमुली बिगिन एंड एंड एट द सेम टाइम। अनुबंधित और अनुबंधित उद्दीपक का एक ही समय पर शुरू और बंद होना, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। ठीक है, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग में क्या होता है? हमारा जो कंडीशन स्टिमुलस है और अनकंडीशनल स्टिमुलस है, दोनों क्या आता है साथ में, मतलब घंटी भी बजेगी और भोजन भी आएगा। डिले में क्या करते हैं? घंटी बजेगी और जस्ट बजते बजते ही क्या होगा? हम खाना लाना भी स्टार्ट कर देंगे। और बैकवर्ड का कोई मतलब ही नहीं है, पहले खाना दे दो और फिर बाद में घंटी बजाओ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही उत्तर होता है। अब चलते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, लिटिल अल्बर्ट बंदूरा के प्रयोग के बाद उस भय को खत्म करने के लिए मैडम द्वारा इनमें से किस चीज़ का प्रयोग किया गया? प्रश्न क्रमांक 2, विरुचि चिकित्सा, जो अभी आपने नीचे पढ़ा था, आपको बताया था, ऊपर बताएंगे। यही क्या है आपकी? यही है आपकी एवर्जन थेरेपी। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, ये क्या होता है? SD की बात होती है। व्यक्ति विशेष चिकित्सा, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है ये। ठीक है, इसका मतलब नहीं है। संज्ञानात्मक CBT। ठीक है, तो इस प्रश्न से संबंधित आपका ये जो थेरेपीज़ हैं, ये दोनों का इससे कोई भी मतलब नहीं है। मतलब है आपका विरुचि चिकित्सा या फिर सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन से। ठीक है, जो भी आपने देखा होगा, कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, कीमोथेरेपी वगैरह होती है, प्रेगनेंसी के दौरान जो भी होता है कि लोगों में जो होता है कि किसी चीज़ को लेके इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, उसी को वापस लाने के लिए क्लासिकल कंडीशनिंग के ही 2 भाग हैं आपके, एवर्जन थेरेपी AC और आपका ये SD। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिए, एवर्जन थेरेपी और आपका जो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है, ये दोनों किसके अंदर आते हैं? आपके क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, इससे क्या करते हैं हम? बिहेवियर में चेंजेस करते हैं। ठीक है, ओके, तो विरुचि चिकित्सा आपको मालूम है। एवर्जन थेरेपी के अंदर क्या होता है? जो चीज़ पसंद नहीं है चूहों वगैरह को, उसको क्या होता है? बहुत उसके प्रति घृणा आ जाती है, तो उसमें हम धीरे धीरे कंडीशनिंग करते हैं। एंड देन मेनली किसका इस्तेमाल किया गया? सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, लिटिल अल्बर्ट किसने किया? आपके वॉटसन ने किया। ठीक है, वॉटसन ने जो किया तो एक बच्चे के साथ किया, उसके ऊपर बहुत हंगामा हुआ कि आप बच्चे को ऐसे कैसे शोषण कर सकते हैं, ये वो। उसकी माता भी बहुत नाराज़ हुई। तो अब इस बच्चे का जो है था खरगोश के प्रति डर तो निकालना पड़ेगा ना, है ना। डर निकालने के लिए क्या किया उन्होंने? इस चीज़ का इस्तेमाल किया, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है, इसको बताते हैं, अभी एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोग के लिए। किया हुआ है वैसे पहले, बट फिर भी एक बार फिर से। अब ये देखिए प्रश्न क्रमांक 1 में, निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंधन सबसे कमज़ोर होगा? सहकालिक,
एस विलंबित, डी पश्चगामी बैकवर्ड और दीर्घकालिक कुछ नहीं होता। ठीक है, ओके। तो सबसे कौन सा कमज़ोर होगा आपका? पश्चगामी वाला, यानी कि बैकवर्ड वाला जो है आपका सबसे कमज़ोर होगा। चलिए आ जाइए अब इस काली स्क्रीन के ऊपर, आपका स्वागत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो बच्चा बैठा था और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे खरगोश था। ठीक है, अब सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के अंदर क्या होता है? सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के अंदर क्या होता है? यहाँ पे जो था, इसको खरगोश के प्रति अब बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। तो पहले क्या किया, इस बच्चे को खेलने के लिए बिठाया इस कमरे के अंदर और खरगोश को यहाँ पे रखा। फिर धीरे धीरे क्या किया इन्होंने, खरगोश को यहाँ पे धीरे धीरे करके वो पास लाते गए, है ना। अभी भी बच्चा नहीं डर रहा है, फिर और पास ले आए, बच्चा अभी भी नहीं डर रहा है, और पास ले आया गया, अभी भी नहीं डर रहा है, और पास ले आया गया, अभी भी नहीं डर रहा है, और पास ले आया गया। ठीक है, लेकिन अल्बर्ट बंडूरा के दौरान, बंडूरा बोल रहे हैं, सॉरी, वॉटसन ने जब किया तो क्या किया, जैसे ही खरगोश देखा उसकी हवा टाइट हो जाती थी, उसको डर लगने लगता था। ठीक है, लेकिन इसी कंडीशनिंग की मदद से, क्लासिकल कंडीशनिंग की मदद से, इस सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की मदद से क्या किया गया, उसको यहाँ से उसका जो डर था उसको भी खत्म किया गया। इसको आप ध्यान रखेंगे, इम्प्रोवाइज प्रश्न था ताकि आपको नॉलेज भी मिले यहाँ से, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 जो हमारा बाकी था उसके ऊपर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, मध्यमान भ्रामक हो सकता है यदि वितरण में खालिस्तान पाया जाता है तो अत्यधिक वैषम्य, प्राप्तांकों की प्रचुर संख्या, कुछ अति उच्च मूल्य वाले प्राप्तांक, गिनती में प्राप्तांकों की कम संख्या, कुछ अत्यंत निम्न मूल्य वाले प्राप्तांक। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या मालूम होना चाहिए? आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण क्या होता है ये आप जानते हैं। किसका उदाहरण है? ये है एनपीसी का उदाहरण। ठीक है, ये क्या है आपका? एनपीसी है, यानी कि सामान्य प्रायिकता वक्र, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। किस प्रकार से दिखता है वो? इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है। आपका जो मीन है वो भी यहाँ पे होता है। मीन क्या होता है? एवरेज, पेपर 1 में कर रहे हैं आप। ठीक है, एक ही चीज़ है वहाँ पे। आपका जो मीडियन है वो भी कहाँ पे होता है? मीडियन भी यहाँ पे होता है, वो भी निकालना सिखाया है आपको। एंड देन मोड जो है वो भी कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। एनपीसी की प्रॉपर्टी भी नोट कर लीजिएगा आप, अगर आप करना चाहते हैं तो। मीन मीडियन मोड जो है कहाँ पे होता है? वो एक ही जगह पे होता है, आपके नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अंदर। ठीक है, उसी के साथ साथ इसका वैषम्य कैसा होता है? वैषम्य इसका जो है वो कैसा होता है? शून्य होता है। ठीक है, वैषम्य कैसा होता है इसका? शून्य होता है, यानी कि ये जीरो, मतलब स्क्यूनेस बोलते हैं वैषम्य को, स्क्यूनेस। ठीक है, दो तरह की आपको मालूम है कौन सी होती है, पॉजिटिव होती है और आपकी नेगेटिव होती है। ठीक है, ये आपका एनपीसी इस प्रकार से दिखता है, ये आपका एनपीसी है। लेकिन वही अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो कैसे दिखेगा आपका एनपीसी? इस प्रकार से हो जाएगा, और नेगेटिव में इस प्रकार से हो जाएगा। दिख रहा है फर्क आपको ना? ठीक है, ये है, ये है, ये है। अब बात किसकी कर रहे थे हम? ये क्या हो गया है? ये वैषम्य की है, वैषम्य ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अत्यधिक वैषम्य। ठीक है, मध्यमान कहाँ पे है आपका एनपीसी में? यहाँ पे है। लेकिन अगर अत्यधिक वैषम्य हो गया, या तो इस तरफ पूरा सरक गया या तो इस तरफ पूरा सरक गया, तो क्या होगा? मध्यमान भ्रामक हो सकता है। ठीक है, यदि वितरण में क्या होगा? अत्यधिक वैषम्य होगा तो आपका जो मीन है वो कहाँ चला गया? यहाँ कहीं चला गया, यहाँ कहीं चला गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, यानी कि ए तो सही है, ये हमको मालूम पड़ गया। ए सही है तो या तो ये सही है या तो ये सही है। ठीक है, अब देखते हैं प्राप्तांकों की प्रचुर संख्या, फिर गिनती में प्राप्तांकों की कम संख्या, है ना। अगर आप ये देखिए, अगर आपका जो स्क्यूनेस है, अगर जो वैषम्य है अत्यधिक होगा तो ये प्रचुर हाई जाए या लो जाए उससे नहीं होगा। किससे होगा वो? कुछ अति उच्च मूल्य वाले प्राप्तांक, एकदम हाई हाई चला गया तब होगा, या फिर एकदम लो लो हो गया तब चलेगा। यहाँ पे समझिए फिर से, अगर आपका इस प्रकार का वैषम्य आ रहा है या फिर इस प्रकार का वैषम्य आ रहा है, इसका मतलब, और ये आपका 100 है। ठीक है, ये आपका 100 है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे IQ कितना है? IQ हर किसी का कितना हो रहा है? 150, 140 ऐसे जा रहा है। ठीक है, तभी यहाँ पे आपका ये इस प्रकार का कर्व बन रहा है। ठीक है, और यहाँ कुछ वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 120 तक किसी का IQ है ही नहीं, 115 तक किसी का IQ है ही नहीं, उसके बाद यहाँ पे बढ़ रहा है 130, 140 यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? एकदम हाई, एकदम एक्सट्रीम चला गया है ना। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 10-20 पे खेल रहे हैं IQ वाले, 30-40 पे खेल रहे हैं। ठीक है, यहाँ 75 तक कुछ है ही नहीं अपडेट, यहाँ पे सबका यहीं पे है। तो क्या बन गया आपका जो वितरण? किस प्रकार से बन गया? ये देखिए कितना अजीबोगरीब लग रहा है ये वितरण देखने में, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको? कुछ अत्यंत निम्न मूल्य वाले प्राप्तांक, है ना। IQ 5 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है वैषम्य बढ़ जाएगा यहाँ पे। एंड देन कुछ अति उच्च मूल्य वाले प्राप्तांक 180, 150 ऐसा आपका जा रहा है हाई,
तो भी वहाँ पे क्या देखने मिलेगा हमको, अत्यधिक वैषम्य देखने मिलेगा। और इस केस में क्या मिलेगा हमको, अगर वैषम्य सरक रहा है इसका मतलब मध्यमान क्या होगा, वहाँ पे भ्रामक हो जाएगा। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। वैषम्य क्या होता है वो आपने समझ लिया, और इसी वजह से आपका जो है ACE यहाँ पे राइट आंसर होता है, जो कि है ऑप्शन नंबर C। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। बाकी आपने NPC अच्छे से कवर कराया हुआ है 1 घंटे के अंदर, तो उसको आपको अच्छे से बन रहा है, सब निकालते बन रहा है। ठीक है, ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही। मॉक टेस्ट में आपके जो भी स्कोर आए हैं उसको अपडेट कर दीजिए, थोड़ा सा और लर्निंग अच्छे से करिए, चीज़ें सीखिए, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।